हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट के अंदर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बारे में। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आपको समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करती है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पोस्ट कॉलोनियल मीनिंग क्या होता है पोस्ट कॉलोनियल का, एंड उसके बाद में किस तरीके से इस चेंज ने आइडियोलॉजी में फर्क लाया गया। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्टली वी विल सी द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेट, अगर टाइम अलाउ करेगा तो। सिंपल सी बात है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। उसके बाद में यूरोप नेशन इतने वीक हो जाते हैं कि वो अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे वो कॉलोनीज फ्री होने लगती हैं एंड उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल। आपको पता होगा कि मॉडर्न एज की शुरुआत अगर आप मानो 17, 18, 19 सेंचुरी, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो कॉलोनीज बनी हुई थी। अकेली अगर आप ब्रिटेन की देखो तो अराउंड 50 प्लस कंट्रीज थी जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो कॉलोनियलिज्म इज अ मेन फीचर ऑफ दैट टाइम। बट जब ये खत्म होता है तब क्या चीज आपको देखने को मिलती है? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या है? वो थ्योरीज हैं जो उन कंट्रीज में बनाई गई या उन कंट्रीज में इनके बारे में लिखा गया जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल देती हूँ आपको इसके बारे में। नाइनटीन 1978 के अंदर एडवर्ड सेड की एक बुक आती है। ठीक है, और उसके बाद में एक तरीके से शुरुआत होती है, इनिशिएट कर दिया जाता है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को। ओके, अब पोस्ट कॉलोनियल होता क्या है? अगर मैं इस थ्योरी के बारे में बताऊं आपको, देन इट इज अ लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिकल अप्रोच that associated with literature, created in countries that were once, even now, colonies of other countries. देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि हर एक कंट्री की अपनी फिलॉसफी है। फिलॉसफी इन द सेंस कि कैपिटलिस्ट के बारे में उनका खुद का एक विचार है, सोशलिस्ट के बारे में उनका अपना एक विचार है। ठीक है, बट जो कॉलोनियल कंट्री थी, ठीक है, यानी जो उन्होंने क्या किया, जो अपनी कॉलोनीज थी उन पर अपने पर्सपेक्टिव को थोपने की कोशिश की। इंडिया में और मे नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, इंडिया में और मे नॉट बिलीव्ड इन, मे और मे नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी और इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। बट हुआ ये कि सिंस हमने बहुत लंबे टाइम तक देखा कि पार्लियामेंट्री फंक्शंस कैसे होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव अडॉप्टेड दैट अप्रोच। तो हुआ ये माना गया, इन थ्योरिस्ट का ये बिलीव था दैट द कॉलोनाइजर imposed their own value onto those colonized। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट समझिए आप कि इंडिया के अंदर रेलवे लाया गया। क्यों? सो दैट इंडिया के रिसोर्सेज को बाहर भेजा जा सके, ब्रिटेन ले जाया जा सके, है ना।
इंडिया में एजुकेशन लाएगी, मॉडर्न एजुकेशन, क्यों? सो दैट इंडियंस ब्रिटेन की कल्चर को समझ सकें, इंडियंस के व्यू पॉइंट को, माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की गई कि वो ब्रिटेन वासियों को बेहतर माने। और एजुकेशन से क्या किया गया, उनको उनके माइंड के साथ खेला गया, यानी कि उनको दिमागी तौर पर एक तरीके से कॉलोनीज जो उनके ऊपर कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस रहे। अगर मैं इस पूरे इंसिडेंट की बात करूं, थ्योरीज ऑफ या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की, देन ये स्टार्ट होती है मिड 20th सेंचुरी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद में। जैसे जैसे जो कॉलोनियल कंट्री थी, जैसे इंडिया भी इंडिपेंडेंट बन गई थी उस टाइम तक, एंड अभी क्या है, हम पोस्ट कॉलोनियल एक टाइम पीरियड ही नहीं है, पोस्ट कॉलोनियल एक एस्पेक्ट बन चुका है कि हमारे ऊपर महज हमारी सोच को नहीं बदला गया, हमारी हिस्ट्री के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, हमारे लिटरेचर, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें कॉलोनियल दबाव में आकर के या उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब पोस्ट कॉलोनियल में कई बार क्या है, वो कॉलोनियल टाइम की भी जिक्र करते हैं जब वो कॉलोनी थे, और आफ्टर कॉलोनियलिज्म की भी वो बात करते हैं। एंड इसके ऊपर मेनली यही कहा गया है, इवन अगर आप लिटरेचर में भी देखोगे ना, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर अगर आप देखोगे तो उनके ऊपर यही बात किया गया कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म की वजह से उनकी अपनी कल्चर और अपनी सोसाइटी के ऊपर फर्क पड़ा। इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें कंप्लीटली एक तरीके से बताया जाता है कि कैसे यूरोपियन नेशंस आ गया है, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कल्चर्स को कैप्चर किया, कंट्रोल किया, एंड किस तरीके से मतलब इन लोगों ने, जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस थे, उन्होंने एक तरीके से रोकने की कोशिश की, है ना, रेजिस्ट किया। देन पोस्ट कॉलोनियल की अगर मैं बात करूं, बोथ एज अ बॉडी ऑफ थ्योरी एंड अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज, तो इसमें क्या थे, कुछ फेजेस आए थे। पहला तो ये, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक है, देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री स्टेजेस। जब ब्रिटेन के लोग इंडिया में आए और इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, देन उन्होंने अपनी कल्चरल सुपीरियोरिटी को शो करना शुरू किया और हमारी कल्चर को इंफीरियर बताया गया। न केवल कल्चरल बल्कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को यहाँ पर दिखाया गया, है ना। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि उन्होंने हमारे ऊपर हमारी कल्चर को इंफीरियर बना करके एनफोर्स किया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था कि ब्रिटेन वालों ने आकर के कहा कि तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी जो सोच है वो पिछड़ी हुई है, हम मॉडर्न लोग हैं, हमें भगवान ने भेजा है सबको अच्छा बनाने के लिए, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर ड्यूटी कि हम आपको कल्चरली एडवांस बनाएं। इंडिया वालों को भी लगा कि हो सकता है कि हमारी कल्चर इतनी पिछड़ी हुई हो, है ना, तो सबसे पहले उनकी कल्चर को इंफीरियर बताया गया और अपने कल्चर को सुपीरियर बताया। उन्होंने कहा देखो हमारी कल्चर जो है वो कितनी अच्छी है, हमारी कल्चर सुपीरियर है। देन सेकंड जो आता है, आप टाइम पीरियड देखना, जब फ्रीडम स्ट्रगल के इनिशियल डेज होते हैं ना, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होती है आफ्टर 1857, देन यू सी कि एथनिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रगल होती है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रगल केवल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए नहीं है बल्कि एथनिक और कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए भी है। थर्ड आता है इसी के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं, ये तो जैसे फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड हो गया। एंड देन थर्ड क्या आता है कि बाद में जो लेटर टाइम पीरियड होता है, देन द पीपल गेट टू नो अबाउट द कल्चरल ओवरलैप एंड हाइब्रिडिटी। कल्चरल ओवरलैप का मतलब है कि न केवल हमारी कल्चर बल्कि हम इतने लंबे टाइम से ब्रिटिशर्स के अंडर रह रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी, हमारी सोच, हमारी कल्चर, हमारी एथनिसिटी सब हाइब्रिड हो चुकी है, हमारी ओवरलैप हो रही है। एथनिसिटी तो नहीं बोलूंगी, बट बाकी जो कल्चर, सोसाइटी, सब चीजें जो हाइब्रिड होती जा रही है, इवन लैंग्वेज तक भी। तो एक तरीके से जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो क्या करती है, जो कॉलोनियल रिलेशनशिप रही उनके बारे में काइंड ऑफ अप्रेजल है। एंड एट दैट टाइम इन्हीं के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, इंपीरियलिज्म। जैसे कॉलोनियलिज्म है वैसे इंपीरियलिज्म। एट दैट टाइम बाउंड्रीज, बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे। एंड इवन आज के दिन भी अगर आप देखो, देन इट इज अ persistent इशू। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू देख लो, इंडिया म्यांमार देख लो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू देख लो, है ना, इंडिया श्रीलंका बॉर्डर इशू देख लो। मेनली तो चाइना और पाकिस्तान के साथ ही होता है हमारा। तो ये क्या दिखाता है कि वी आर स्टिल वेरी मच कंसर्न अबाउट द बॉर्डर्स एंड द बाउंड्रीज, है ना। देन ये तो था पॉलिटिकल बॉर्डर। एक और आता है कल्चरल बॉर्डर। कल्चरल बॉर्डर्स क्या होते हैं? कल्चरल, जैसे अपने डोमिनेशन को शो करने के लिए कल्चरल बॉर्डर बनने स्टार्ट हो गए कि हम तुम्हारी कल्चर को हटा करके अपनी कल्चर तुम्हें सिखाएंगे, अभी तुम इंफीरियर हो, तुम सुपीरियर बनोगे हमारी कल्चर को फॉलो करके। तो एक तरीके से कल्चरल रीजन कॉलोनियल डोमिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके थे। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ थ्योरीज। पहले नोट्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहे उन्होंने क्या कहा उसके बारे में। So post-colonialism is a scholarly direction that subsists since the middle of 20th century and it developed from period of colonialism। ये चीज मैंने आपको बताई कि colonialism के बाद में या उस दौरान जो है ये चीज शुरुआत होती है इसकी। Post-colonialism is a study of effect of colonialism on culture and society. It is concerned with both how European nations captured and controlled the third world cultures and how these groups have since responded to and resisted those encroachment. अच्छा, कॉलोनियलिज्म क्या होता है वो चीज मैंने आपको नहीं बताई। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि कॉलोनियलिज्म है क्या। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से चले, इसका मतलब होता है उपनिवेशवाद। तो colonialism is the practice by which powerful country controls another country or countries in order to become richer। ठीक है, तो एक देश दूसरे देश को जब अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए कंट्रोल करता है, तब हम उसको बोलते हैं कि कॉलोनी बना रखा है, ये कॉलोनियलिज्म है। जैसे इंग्लैंड ने कंट्रोल किया था इंडिया पे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेजेस मैंने आपको अभी बताई।
पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, both as a body of theory and a study of political and cultural change, has gone and continues to go through three stages. First of all, there is an initial awareness of the social, psychological, and cultural inferiority imposed by being in a colonized state, the struggle for ethnic, cultural, and political autonomy, a growing awareness of the cultural overlap and hybridity. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सिंपल सी बात है, अब इसको और थोड़ा सा मतलब और सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं। देखो, जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है ना, इट इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंस व्हेन टू कल्चरल क्लैश। व्हेन टू कल्चर क्लैश, जब, और ये सिचुएशन कब होती है, जब अपने आप को एक सुपीरियर बताता है और दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड वन ऑफ देम ideologically fashion itself as superior and assume dominance and control over others. और सिंप्लीफाई अगर करें तो जो कॉलोनीज थी उन्होंने कॉलोनाइजर्स को कैसे रेजिस्ट किया, भी इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कैसे रेजिस्ट किया, वो स्ट्रगल भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में आती है। अब इसके तीन मेजर या तीन या उससे भी ज्यादा मान लीजिए मेजर जो प्रोपोनेंट रहे या लीडर रहे जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पे काम किया, उनमें सबसे पहले आते हैं एडवर्ड सेड, देन गायत्री चक्रवर्ती साइविक एंड होमी के भाभा। इसमें एडवर्ड सेड के एक बहुत ही फेमस कोट रहा कि पावर एंड नॉलेज आर इनसेपरेबल। आप इस कोट को लिख सकते हो जब भी आपको कहीं कुछ ऐसे वगैरह में या वैसे आंसर में कहीं कोट करना हो तो। एडवर्ड सेड कहते हैं कि आप नॉलेज को और पावर को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, दीज आर इनसेपरेबल। गायत्री चक्रवर्ती कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करती हैं जैसे एसेंशियलिज्म या स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। नाम से पता चल रहा होगा कि इंडियन है, इंडियन लिटरेरी क्रिटिक और थ्योरिस्ट माने जाते हैं, ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक। और इसी में आते हैं होमी के भाभा इसी सीरीज के अंदर। ये भी इंडियन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट थे। अब इनकी जो थ्योरी है होमी के भाभा की, ये कहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है उसमें स्पेस ऑफ मिक्सिंग जो रहा, स्पेस ऑफ मिक्सिंग इन द सेंस कि हम दो कल्चर को मिक्स करके चल रहे हैं, वो अभी तक वेपोराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्पेस जहां पर हम सच और झूठ,
सच को छोड़ करके हम बहुत ही एम्बिग्युअस सी बातें करते हैं, ठीक है। हम अपने आप में बस, ठीक है, एम्बिग्यूटी इन द सेंस कि हम बहुत ही अनिश्चित हैं, हमें नहीं पता सच क्या है, हमें नहीं पता ऑथेंटिक क्या है, हम एम्बिग्यूटी वाले स्पेस में हैं, हम उस मिक्सिंग वाले फेज में हैं, तो इसको अभी तक वेपराइज हो जाना चाहिए। एंड वो मानते हैं कि ये जो स्पेस है, स्पेस ऑफ हाइब्रिडिटी, and that was a most profound challenge to the colonialism। ये स्टेटमेंट रही होमी के भाभा की। इनके अलावा एक और आते हैं फ्रेंड्स फैनन। ये साइकेट्रिस्ट थे, फिलोसोफर रहे, रिवोल्यूशनरी भी थे, है ना। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में काफी प्रोफिशिएंट माने जाते हैं एंड 20th सेंचुरी के एक बहुत ही मतलब एमिनेंट फिलोसोफर रहे। इन्होंने मेनली स्टडी की डीकोलोनाइजेशन के ऊपर, सॉरी, एंड साइकोपैथोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन के बारे में इन्होंने काफी काम किया। एंड इन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को एनकरेज किया, ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में भी इनका पूरा सपोर्ट रहा। तो पोस्ट कॉलोनियल जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग डिफर करता है फ्रॉम फील्ड टू फील्ड एंड फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। अब पोस्ट कॉलोनियल वर्ड का जो स्कोप है, दैट इज ब्रॉडर इन लिटरेचर देन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब एक दो और टर्म है, से मतलब जो कॉलोनाइजर थे, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर माना और अपने कल्चर को यहाँ पर थोपने की कोशिश की। दैट रिजल्ट टू द क्लैशेस ऑफ कल्चर या कल्चरल क्लैश। उनके ऊपर ये मानते थे कि कॉलोनाइजर की वो बहुत ही सिविलाइज्ड हैं और नेटिव पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं है। अपनी सिविलाइज्ड वैल्यूज उनको सिखाने की इन्होंने कोशिश की। अब हुआ क्या कि जैसे 1947 में ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन जो उनकी थॉट प्रोसेस थी, जो उनका इन्फ्लुएंस था, वो भी आज के दिन इंडियन माइंड्स पर आप देख सकते हो। जो चीज उसी टाइम खत्म होनी चाहिए, वो चीज अभी तक चलती आ रही है। ठीक है, इट वॉज डीपली इंटीग्रेटेड इन द नेटिव्स माइंड एंड वर सपोज्ड टू बी रिमूव्ड। तो डीकोलोनाइजेशन हम किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ और टर्म्स है जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो डीकोलोनाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज destruction and in the first place an attempt to regain and lose power। जब जो लोकल्स थे, जैसे जो इंडियंस थे, उन्हें पता चला कि इंडिपेंडेंस कैसे काम करती है, उसको सॉरी, इंडिपेंडेंस को एक्चुअल में कैसे लाया जा सकता है ना। एट दैट टाइम जो कॉलोनियल पावर्स थी, दे हैड टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ पावर ओवर फॉरेन कंट्री। तो उन्होंने क्या किया, जो दो साइड्स थी, उन्होंने डील किया अपने पास्ट को एज सप्रेसर एंड सप्रेस्ड। यानी ब्रिटिशर्स वर सप्रेसर, इंडियन वर सप्रेस्ड।
and this developed a complicated relationship. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन वो था ना कल्चरल व्यू पॉइंट था, दैट वाज यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक इन द सेंस कि सब कुछ यूरोप की पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। जो उनके फ्रेम में सेट नहीं होती थी वो चीज खराब है, जो भी चीज जो उनके फ्रेम में सेट नहीं होती थी वो खराब है, ये बात मानी यूरोसेंट्रिक व्यू के हिसाब से। जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी कई बार उनको फिर क्रिटिसाइज भी किया गया एज एरोगेंट, इग्नोरेंट, ब्रूटल, नाइव, एंड फाइनली क्या हुआ? कॉलोनियल फेलियर। और जैसे आपको पता है कि एट दैट टाइम व्हेन इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस, द टाइम वाज रेदर टेंस एंड इमोशनल। दूसरा पोस्ट कॉलोनियल टाइम जो है, इट आल्सो डील्स विद फाइट ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल बिलोंगिंग। कॉलोनियल पावर्स आते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं, एंड दे डिस्ट्रॉयड द मेन पार्ट ऑफ नेटिव ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के जो लोकल वर्क था, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री थी, उनको डिस्ट्रॉय किया, एंड दे कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड देम विद देयर ओन वन। भी तुम छोड़ो, हमारा कल्चर सबसे बढ़िया, तुम इसको पकड़ो। तो हुआ ये कि प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इंडिपेंडेंस इनको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो नए देश बने थे, जो कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई थी, उनके सामने एक चैलेंज था आइडेंटिटी का एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो एक अलग से थ्योरी नहीं डेवलप कर पाए वो। अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कहूं, दे वर नॉट एबल टू डेवलप अ स्पेसिफिक थ्योरी, और उनके पास ट्रायल एंड एरर वाला ही एक ऑप्शन बचा था। इंडिया ने भी एट दैट टाइम वो इन्फ्लुएंस होते हैं जो प्रेवलेंट थ्योरी थी उनसे, तो वो मेनली जैसे डेवलपमेंट के लिए सोशलिस्ट आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। बिकॉज जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे वो यूएसएसआर के डेवलपमेंट से काफी ज्यादा खुश थे, तो उन्होंने भी वही आइडियाज अपनाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एट दैट टाइम जब लोग डेवलप हो रहे थे, जब नेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे थे, एट दैट टाइम वी वर कॉलोनीज ऑफ द अदर कंट्री, हम किसी और के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो कॉलोनीज बन के रहते हैं, तो जो वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न कल्चर थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर अगर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, देन वी गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉलोनियलिज्म। बहुत एक तरीके से लेंथी टॉपिक हो जाएगा फिर, और ये हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव आता है, बट मैं आपको यहाँ पे सिंस हम ये टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, आई विल गिव यू सम आइडिया अबाउट दैट। अगर आप 16th सेंचुरी की लिटरेचर को उठा के देखो, यू विल गेट द आइडिया कि एट दैट टाइम यूरोपियन पावर्स इंडिया में आने स्टार्ट हो चुके थे। जैसे पोर्टुगल, नीदरलैंड, है ना, ये इंडिया में आ चुके थे और इंडिया में रूल भी कर चुके थे। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट आते हैं एंड दे मैनेज टू कंट्रोल देयर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया while ruling the major cities like Calcutta, मद्रास, बॉम्बे। उस टाइम पे ब्रिटिश बेसिस हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पूरा भारत उनके कंट्रोल में था, कुछ इंडिपेंडेंट रीजन भी थे। बस फर्क इतना था कि उनके जो हेड थे, जो लीडर थे, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो कहने को वो इंडिपेंडेंट रहे, बट काफी हद तक उनकी पॉलिसीज ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ही डिसाइड की जाती थी। 1857 में मेजर रिवोल्ट होता है, वी ऑल नो। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है इसको, सिपोय रिबेलियन भी बोला जाता है, सिपोय म्यूटिनी भी बोला जाता है, इंडियन म्यूटिनी भी बोला जाता है, बट ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। फर्क इतना है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने सारे इंडियंस ने एक फॉरेन पावर के अगेंस्ट एक साथ होकर की आवाज उठाई थी। बट वी ऑल नो कि रिबेलियन 1857 की फेल हो जाती है, एंड उसके बाद में ब्रिटिश कॉलोनिस्ट
continued their rule. Then 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिमांड करती है कि इंडियंस का भी एक शेयर होना चाहिए, ऑथेंटिक शेयर होना चाहिए गवर्नमेंट में। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोजिशन के लिए आईएनसी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। फिर मुस्लिम ने 1906 के अंदर मुस्लिम लीग स्टैब्लिश करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है फिर 1914 में स्टार्ट। तो मोस्ट ऑफ इंडियंस या इंडियन पॉपुलेशन रिमेन्स लॉयल टू द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टर्की करके एक जगह होती थी, वहां का जो उनका लीडर था, ऑटोमन एम्पायर था वहां पे। ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स के द्वारा बहुत ही प्रेफर किया जाता था, ठीक है। उनका एक रिलीजियस बिलीफ था उसमें, एंड उनका मानना था कि वहां पर खलीफा बैठता है तो वो खलीफा की गद्दी है। बट वी ऑल नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर था उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इंडियन मुस्लिम बहुत ज्यादा खफा होते हैं ब्रिटिश रूल से, और वो एंटी कॉलोनी मूवमेंट चलाते रहते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाते रहते हैं। फिर एक तरीके से बहुत सारे मूवमेंट, जैसे 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद में 1930s के आसपास जाकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट आता है ना। तो ये मेजर इवेंट रहे जब इंडिया ने रेजिस्ट किया एक तरीके से कॉलोनियल पावर को, और उसके बाद में 1947 में इवेंचुअली इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट। बट इंडिपेंडेंट ही नहीं, इंडिया का पार्टीशन भी होता है इस दौरान। तो एक खुशी भी थी, साथ ही साथ एक दुख भी था कि भारत को अलग होना पड़ा, पार्टीशन का दुख झेलना पड़ा। इससे इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ही एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जो दो अलग अलग कंट्रीज बनती हैं, उनके बॉर्डर इश्यूज तो चलते रहते हैं, उसके अलावा एथनिक कन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं। एंड स्टिल नाउ वी डू नॉट हैव द वेरी हार्मनियस रिलेशन विद आवर नेबर, ठीक है। तो ये कुछ एक तरीके से टाइम पीरियड रहा, कॉलोनियल टाइम पीरियड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये आगे फिर हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है। अगर हम नोट्स में बात करें तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी क्या है, दे बिलीव दैट कॉलोनाइजर्स ने आकर के उनके ऊपर अपनी वैल्यू थोपी, एंड धीरे धीरे उन्होंने वो जो वैल्यूज थे उनको अडॉप्ट कर लिया। So colonists started to claim to be performing the task of civilizing the so-called uncivilized people, ठीक है। बिकॉज उनको ये लगता था कि they were fulfilling the noble responsibility, कि ये लोगों को कुछ नहीं आता, हम उनको सिखाते हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया व्हाइट मैन्स बर्डन। अगर आपको ये कहीं टर्म सुनने को मिल जाए व्हाइट मैन्स बर्डन, देन यू नो ये चीज क्या है। सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने हमें बुलाया भी नहीं, जबरदस्ती हमारे यहाँ आकर के हमारी कल्चर को सुधारने की कोशिश करते हैं और हमें प्रिमिटिव बताते हैं। तो उन्होंने अपने रूल को स्टेबलाइज किया, उन्होंने एजुकेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब जस्ट टू प्रमोट देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट और ओन बेनिफिट, क्योंकि वो कॉलोनाइज्ड टेरिटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। So that is all about the post-colonial political theory में ही। अगर मैं पोस्ट कॉलोनियल की बात करूं तो इसी के साथ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी आता है, उसके भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, इसमें क्या मेनली फोकस किया गया, इट कंसर्न्स द एक्सटेंट टू विच the state contributes for social change with the intention to increase the gender equality. The state सोसाइटी में कितना चेंज करता है जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी आए, यही तो है फेमिनिस्ट का मेन जो मेन पर्पस रहा उनका। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है,
कि मोरक्को के अंदर इन द अर्ली 1990s जो रिवोल्यूशनाइजिंग स्टेट था वो वुमेन्स को पब्लिक एरिया में लाने लगा थ्रू लॉ एंड एजुकेशन। ठीक है, कई ये मानते हैं कि स्टेट मेनली मेल सोशल कंट्रोल का एक या फिर स्टेट और पैट्रियार्कल फोर्सेस का कन्वर्जेंस पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसका एक बार पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। जैसे दे भी रखा है, द आर्ग्यूमेंट कंसर्न्स द स्टेट एज अ मैकेनिज्म फॉर मेल सोशल कंट्रोल एंड कन्वर्जेंस बिटवीन द स्टेट एंड पैट्रियार्कल फोर्सेस। When politics become deeply communalized, जब स्टेट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि कम्युनलाइज्ड होना स्टार्ट हो चुका है। कम्युनल एक तरीके से रंग मिल चुका है उसको। एंड वुमेन के ऊपर ट्रेडिशनली कौन कंट्रोल करता है? उनके फैमिली मेंबर, मेनली जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे फादर, ब्रदर, हस्बैंड। वो कंट्रोल जो अभी तक उनकी अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था वो बन गया कि सभी लोग, सभी मैन वुमेन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। एंड सोनिया अल्वारेज कहती हैं दैट देयर इज नथिंग एसेंशियल about the state's ability to act in either direction, social change or social control, but that its root it may likely to be determined by the political, government and historical conjuncture। देखो, स्टेट सोशल चेंज के लिए काम करे, सोशल कंट्रोल के लिए काम करे, उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन एक तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड हमारी हिस्ट्री और हमारी पॉलिटी, ठीक है, हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी रही। पॉलिटिकली हम अभी तक मतलब एक तरीके से डेवलप हो रहे थे एंड इट लेड टू द डोमिनेंस ऑफ मैन। ठीक है, इसके अलावा इस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत सारे राइटर्स आते हैं। ठीक है, हर एक का जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट इफ यू गेट द टाइम यू कैन स्टडी अबाउट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ओके, इसमें इन्होंने बताया एक राइटर रही जिनका मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगी यहाँ पर, राजेश्वरी सुंदर राजन। उन्होंने एक तरीके से डिस्क्राइब किया द चेंजिंग हेटेरोजेनस कैरेक्टर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। एंड अपनी जो स्टडी रही उसमें उनको मिलता है कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशन टुवर्ड फीमेल सिटीजन। उनका ये मानना था कि सोशल रियलिटीज आर टेक्सचर्ड बाय डिवीजन ऑफ एज, एथनिसिटी, रिलीजन, क्लास एटसेट्रा। सुंदर राजन वुमेन की जो लाइफ है, नीड्स हैं, स्ट्रगल है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करती है। जैसे बहुत सारे मुद्दे उठाती हैं, चाइल्ड मैरिज हो गया, कंपल्सरी स्टरलाइजेशन हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, प्रोस्टिट्यूशन। एंड वो ये एक तरीके से शो करती है कि हाउ द स्टेट इज क्रिटिकल। At this single point of time you have to understand the women as individual perspective or women as its with her group identity। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या फीमेल पर्सपेक्टिव हम यहीं पे एक तरीके से खत्म करते हैं। काफी चीजें हैं और भी हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना
कि जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी रही उनके अंदर इशू क्या थे। अगर हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने को बैठ जाएं तो पूरा टाइम लग सकता है, इसके अंदर पूरा आप रिसर्च कर सकते हो, इतना बड़ा टॉपिक है ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और न केवल पॉलिटिकल साइंस बल्कि आप इसको लिटरेचर, हिस्ट्री, आपकी जो राइटिंग्स रही उन सब साइंस के अंदर भी इवन यू कैन फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो कुछ इश्यूज हैं, उनमें से कुछ इश्यूज की हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी फोकस करती है कि किस तरीके से कॉलोनाइजिंग कल्चर ने उनके अपने नेटिव कल्चर को डिस्टोर्ट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से जो लोकल कल्चर थी उसको इंफीरियर बताया और अपने आप को सुपीरियर बताया। देन इट इज मेनली built around the concept of otherness. अदरनेस में क्या होता है, डबलनेस हो गया कि आइडेंटिटी एंड डिफरेंस में डबलनेस है। हम दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे। देन देर आर वैल्यू वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पोस्टर्स, फ्रॉम आवर फोरफादर्स, एंड देन देर आर वैल्यूज विच आर इम्पोज्ड ऑन अस बाय द कॉलोनियल पावर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस। ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट है दैट द क्रिटिकल अप्रोच with an optimistic opinion is more preferable than a pessimistic view. अगर इन आपको इनका मीनिंग नहीं पता तो मैं सिंपली बता देती हूँ। ऑप्टिमिस्टिक वो जिसको हर चीज अच्छी दिखाई देती है, और पेसिमिस्टिक वो जिसको हर चीज में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। तो ये माना जाता है कि आप किसी को क्रिटिकली एनालाइज करो लेकिन हमेशा उसका एक प्लस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो विद एन ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन। इट इज मोर प्रेफरेबल, लोग पसंद करेंगे रेदर देन अ पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक वो होता है जो हर चीज में कमी निकालने की कोशिश करता है। यू आर फाइंडिंग आउट द सम weakness by doing some research or by the criticizing someone, you are pointing out his or her mistakes, then it is not preferable. ठीक है, तो इसी के साथ और भी मतलब टॉपिक हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट अगर मैं इसको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को समराइज करूं तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है क्या, बेसिकली ये वो थ्योरी रही, या एक तरीके से इट इज अ क्रिटिकल अप्रोच दैट इज एसोसिएटेड विद लिटरेचर क्रिएटेड इन कंट्री दैट वर वंस और आर नाउ कॉलोनीज ऑफ अदर कंट्री। तो जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी उनके सिटीजन्स के द्वारा लिखे गए जो लिटरेचर एस्पेक्ट है, ठीक है, वो उसको देखती है, ये एक तरीके से उसके ऊपर फोकस करती है। देन ये फोकस करती है कि किस तरीके से कॉलोनाइजर्स ने ऑपरेशन किया, दबाव शोषण किया कॉलोनीज का। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज का मानता है कि उनके ऊपर कॉलोनाइजर्स ने आकर के अपनी वैल्यूज जो है हमारे ऊपर थोपी। देन दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ अदरनेस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, पोस्ट colonialism is an intense discussion about what happened with the colonial thinking at the end of colonial era and what legacy arose from this era. इसमें दोनों ही कॉलोनाइजिंग और कॉलोनाइज्ड स्टेट दोनों के ही साइड को कंसिडर किया जाता है एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका जो मेन फोकस रहा वो क्या रहा, मेन ऑब्जेक्टिव पोस्ट कॉलोनियल का, टू रिव्यू एंड टू deconstruct
वन साइडेड worn out attitude in energetic debate of colonization। तो इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आपका वो डाउट क्लियर हो। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।